नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से किरीट सोमैया ने एक बीड़ा उठाया हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार के, खासकर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के हर भ्रष्टाचार को वो खोलते रहे, कितनी भी धमकियां मिले, कुछ भी हो, उसी कड़ी में अब उन्होंने ऐसे कागजात सामने रख दिए जिसके बाद उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पूरी शिवसेना इन कागजों का कोई तोड़ नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि ये जो कागजात पेश किए हैं किरीट सोमैया ने, उसमें यह दिखाया गया है कि अन्वय नायक की जो जमीन की कीमत करीब 4.5 करोड़ थी, उसको उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और बाइकर की पत्नी ने, दोनों ने मिलकर 2.1 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीद लिया। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था, इसमें केवल 10 लाख रुपए एडवांस में दिए गए थे, बाकी पैसे बाद में चुकाए गए थे। किरीट सोमैया ने सवाल उठाया है कि ये जो जमीन है जिस पर 19 बंगले बने हुए थे, इनका जिक्र न तो उद्धव ठाकरे ने अपने चुनाव आयोग के घोषणा पत्र में किया, एफिडेविट में किया, और बाद में उसको 2020 में अपने नाम कराया। ये पूरी संपत्ति करीब 10 करोड़ रुपए की थी। तो फिर कैसे ये उद्धव ठाकरे की पत्नी को 2 करोड़ 10 लाख रुपए में मिल गई, और वो भी केवल 10 लाख रुपए देने की वजह से इनका कब्जा हो गया। सीधे तौर पर यह एक ऐसा मामला है जिससे शंकाएं पैदा होती हैं, जिससे सीधे सीधे आरोप लगता है कि या तो ये दबाव में हुआ या फिर कुछ और कारण थे, क्योंकि इतनी महंगी जमीन को एक ऐसा व्यक्ति जो मुंबई में भी इंटीरियर डिजाइन का काम करता है, जिसको सारी चीज़ें पता है, सारे बाजार भाव भी पता है, उसके बावजूद आधी कीमत में देने को राजी होता है और कब्जा केवल 10 लाख रुपए देने से छोड़ देता है। निश्चित तौर पर यहाँ दबाव था, निश्चित तौर पर वो प्रभाव था, और अब इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। उच्च स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए कि ये सब सौदा क्यों हुआ था, कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से अन्वय नायक और उसके परिवार ने उद्धव ठाकरे की पत्नी के साथ जो जमीनी सौदा किया, उसमें कीमत का केवल 20% हिस्सा लेकर उन्होंने अपना दावा छोड़ दिया था। यहाँ दूसरा सवाल किरीट सोमैया ने यह भी उठाया है कि जब इस जमीन का सौदा 2013-14 में हो चुका था और उस पर बंगले भी बन चुके थे, तो उद्धव ठाकरे ने अपने हलफनामे में जो शपथ पत्र उन्होंने चुनाव आयोग के सामने दिया, उसमें इस जमीन का जिक्र क्यों नहीं किया, जिसकी मार्केट वैल्यू 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उसको उन्होंने क्यों छुपाया। और इसको छुपाया तो अब चुनाव आयोग को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा किरीट सोमैया ने यह भी कहा कि ये जो पूरा मामला बनता है, इसमें इतनी मोटी रकम उद्धव ठाकरे के पास किन स्रोतों से आई और किस तरीके से उन्होंने रकम को चुकाया है, ये भी देखे जाने की जरूरत है। साथ ही साथ पुलिस को और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यह जांच करने की जरूरत है कि क्या इसी जमीन का पैसा फंसे होने के दबाव की वजह से तो अन्वय नायक ने आत्महत्या नहीं की थी, क्योंकि जिस तरीके से अन्वय नायक की आत्महत्या के मामले में अर्नब गोस्वामी को फंसाया गया, या फिर अर्नब गोस्वामी का नाम उस सो कॉल्ड सुसाइड नोट में आया जिसकी जांच नहीं हुई थी कि वो हैंडराइटिंग अन्वय नायक की ही थी या किसी और की थी। बाद में मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से कहा गया कि वो हैंडराइटिंग जो थी वो मैच हो गई है, वो अन्वय नायक की थी। सवाल ये उठता है कि अर्नब गोस्वामी की कंपनी रिपब्लिक के ऊपर अन्वय नायक का 80 से 85 लाख बकाया था। क्या उसके दबाव में कोई व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है, जबकि उसी व्यक्ति का करोड़ों रुपए महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा ताकतवर परिवार के उद्धव ठाकरे की पत्नी के ऊपर बकाया थे, और उसकी ज़मीन को इन लोगों ने 10 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट करके ही ले लिया था। एग्रीमेंट में जो रकम दिखाई गई है 10 लाख रुपए, और पूरा सौदा है 2 करोड़ 10 लाख रुपए का, जबकि जो ज़मीनी कीमत है, जो बाजार भाव है वहाँ का, उस हिसाब से वो ज़मीन 4.5 करोड़ की बैठती थी। और ज़मीन के सौदों में जो लोग जानते हैं, जिनकी जानकारी है, जिन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ज़मीन का बाजार भाव होता है, ज़मीन उससे ऊपर के रेट पर ही मिलती है, न कि नीचे के रेट पर मिलती है। क्या फिर इसमें दूसरी वजह थी? क्या उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे और जो बाइकर रविंद्र बाइकर की पत्नी है, उसने यहाँ पर कुछ हेराफेरी की थी? क्या यहाँ पर ज़मीन का जो टैक्स होता है, रजिस्ट्रेशन फीस को बचाने के लिए कम कीमत दिखाई गई थी, या आधा पैसा ब्लैक में दिया गया था, या बिल्कुल भी नहीं दिया गया था? ये सारी वो बातें हैं जिनकी जांच होनी चाहिए, और अगर इनकी जांच होगी तो निश्चित तौर पर अन्वय नायक की आत्महत्या में भी उद्धव ठाकरे के परिवार की संलिप्तता सामने आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर 10 करोड़ की जमीन को 2 करोड़ 10 लाख रुपए में लिया
लिया गया है और उसमें जो बंगले बने हुए हैं उनका पेमेंट 6 से 7 साल बाद किया गया है। सीधे तौर पर यहाँ जो देनदारियाँ हैं वो 3 कंपनियाँ जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था, जिनकी देनदारी की वजह से अन्वय नायक ने आत्महत्या की है, उनको मिलाकर 5.5 करोड़ रुपए की लेनदारी थी। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे 8 करोड़ का मामला है। तो फिर क्यों नहीं ये माना जाए कि ये जो देनदारी थी इसका दबाव अन्वय नायक के ऊपर ज़्यादा था अगर अन्वय नायक ने आत्महत्या की थी तो। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं। अन्वय नायक की जो माँ थी कुमुद नायक, उनकी हत्या की गई थी और पहले अगर अन्वय नायक ने अपनी माँ की हत्या की थी, बाद में आत्महत्या की थी, इसको लेकर भी पहले गहन जांच की जरूरत थी। और इस जांच में ये बात पहले साबित हो गई थी पुलिस की जांच में कि इस मामले से जो तीनों देनदार थे, चाहे फिरोज शेख हो या फिर नीतीश शारदा हो या अर्नब गोस्वामी, इनका उस मामले से बहुत ज़्यादा कोई संबंध नहीं था और पुलिस ने इसी को कहकर क्लोज कर दिया था केस को। लेकिन बाद में अन्वय नायक की पत्नी और एनसीपी के शरद पवार के बीच में कई मुलाकातें होती हैं। उसके बाद अन्वय नायक की पत्नी और बेटी मिलती है अनिल देशमुख से, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, और उसके बाद ये पूरा मामला खुलता है। उसी दौरान जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की तलवारें खिंची हुई थी महाराष्ट्र सरकार के साथ, 36 का आंकड़ा चल रहा था और सीधे तौर पर यह बात अनिल देशमुख ने विधानसभा में भी कह दी थी कि वो अर्नब गोस्वामी को जेल पहुंचाकर और सजा दिलाकर रहेंगे। सवाल ये उठता है कि आपको अगर कुछ भी शक शुबह है अर्नब गोस्वामी या दूसरे लोगों के खिलाफ, आप कार्रवाई कीजिए, कानून के दायरे में कार्रवाई कीजिए, उत्पीड़न मत कीजिए जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। लेकिन दूसरे जो लोग हैं जिनके ऊपर शक की सुई जा रही है, जिनके साथ में संदेहास्पद सौदे हुए हैं अन्वय नायक के परिवार के, आप उन्हें क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? उन पर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा है? क्या रविंद्र वायकर शिवसेना का विधायक है इसलिए, या फिर उद्धव ठाकरे जो रश्मि ठाकरे के पति हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं इसलिए मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस उनसे डरती है? गृह मंत्री को अब इस पर जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ जिस तरीके के खुलासे किरीट सोमैया कर रहे हैं, उन खुलासों के बाद उनको रोज रोज धमकियां मिलने लगी हैं। महाराष्ट्र के एनसीपी के नेता, शिवसेना के नेता उन्हें पागल तक करार दे चुके हैं, चूंकि वो खुलासा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर उन्हें तमाम तरीके से जान से मारने तक की धमकियां मिल रही हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि तुम्हारे सर में 6 गोलियां हम मार देंगे। ऐसी शिकायतें किरीट सोमैया पहले कर चुके हैं। लेकिन किरीट सोमैया बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मैं जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं महाराष्ट्र के लोगों को इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इसी तरीके से सच्चाई सामने लाता रहूँगा। वो चुनाव आयोग में हलफनामा दे चुके हैं, वो लोकपाल में शिकायत कर चुके हैं, वो तमाम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है इस तरीके के भ्रष्टाचार को रोकने की और इस तरीके के भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां जहां शिकायत हो सकती है, किरीट सोमैया वहां जाकर ये शिकायत कर रहे हैं। उसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार की जो चुप्पी है वो बेशर्मी की हदें पार कर रही है। अब संजय राउत और उद्धव ठाकरे के पास में कोई भी तार्किक जवाब किरीट सोमैया के इस नए खुलासे का नहीं है। उन्होंने पहले भी खुलासा किया था कि 19 बंगलों की जो रायगढ़ की जमीन है, जो रायगढ़ की संपत्ति है, उसका क्यों नहीं किया था खुलासा उद्धव ठाकरे ने। वही सवाल वो बार बार उद्धव ठाकरे से पूछ रहे हैं और इसी सवाल पर वो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी चाहते हैं, जिसको वो लिखकर दे चुके हैं कि यह सीधे तौर पर झूठा हलफनामा था और इस हलफनामे में बड़ी संपत्तियों को छुपाया गया था। इसके पीछे गलत इंटेंशन था उद्धव ठाकरे का। और अब जो पूरी डिटेल वो ढूंढ कर लाए हैं कि 10 करोड़ की संपत्ति को केवल 2 करोड़ 10 लाख रुपए में ले लिया गया और वो भी केवल 10 लाख रुपए का एडवांस देकर, पेशगी देकर उस पर कब्जा लिया गया। निश्चित तौर पर यह सत्ता का दुरुपयोग था, ये सत्ता की हनक थी, ये दबंगपना था जो उद्धव ठाकरे ने दिखाया। उसके बावजूद जब अन्वय नायक जो इस संपत्ति के मालिक थे, जिन्होंने इस संपत्ति को ट्रांसफर किया, जिन्होंने इस संपत्ति को बेचा, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उस मामले में अभी तक इस पूरे मामले को क्यों नहीं जोड़ा गया? क्यों नहीं इस मामले को जोड़कर देखा गया कि यहाँ पर सीधे तौर पर अन्वय नायक को मोटा नुकसान हो रहा था और ये नुकसान उस बकाये से ज़्यादा गंभीर था जिसको लेकर ये आरोप लगाए गए थे कि अन्वय नायक ने बकाया होने की वजह से टेंशन में आकर आत्महत्या की है।
अब सवाल ये भी उठता है कि ये जो बाजार कीमत है 10 करोड़ की, क्या वास्तव में उससे ज़्यादा कीमत थी उन फ्लैट्स जो बंगलों की? क्योंकि बाजार कीमत तो उस ज़मीन की होती है और बाद में जब उस पर बिल्डिंग बन जाती है तो उसका रेट अलग से लगता है। 5.5 करोड़ रुपए जो 5-6 साल बाद चुकाए गए हैं बंगलों के नाम पर और बाद में ये ट्रांसफ़र लिया गया है, यानी कि पिछले 6-7 साल से ये पूरी की पूरी जो संपत्ति थी वो उद्धव ठाकरे की पत्नी के नाम पर, रविंद्र बायकर की पत्नी के नाम पर बेनामी संपत्ति के तौर पर थी। और बेनामी संपत्ति रखना भारत में एक अपराध है। उसकी जानकारी न देना, उस पर टैक्स न देना, उसके जो सौदे हैं उनको खोलना न, ये भी सीधे तौर पर कर चोरी के दायरे में आता है। और इस पर कानून है पहले से काफ़ी सख्त हो चुका है और उस कानून के तहत भी उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी और उनके साथ मिले हुए जो विधायक हैं रविंद्र बायकर, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग किरीट सोमैया ने की है। किरीट सोमैया ने फॉरेंसिक जांच की भी मांग की है। किरीट सोमैया ने यह भी मांग की है कि जो इतने बड़े रकम चुकाई गई वो किस तरीके से चुकाई गई और क्या वास्तव में सौदा इतने का ही था या ज़्यादा का था तो बाकी की रकम क्या ब्लैक मनी के तौर पर, हवाला के तौर पर अन्वय नायक या उनके परिवार को दी गई। निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। और ये वो सारे मुद्दे हैं जिनमें से अगर एक भी मुद्दे में फंसते हैं उद्धव ठाकरे तो उन्हें अपनी कुर्सी निश्चित तौर पर छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। यहाँ व्यक्ति की मौत भी हुई है, उसकी आत्महत्या भी हुई है और उसकी संपत्ति को इस तरीके से दबंग पने से एक आप कह सकते हैं खरीद के नाम पर उससे छीन लिया गया है। जय हिंद, जय भारत।